और आप देख रहे हैं आर पार। यूपी चुनाव में आज स्टार प्रचारकों के वार का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में पहली वर्चुअल रैली की। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकार पर धुआंधार प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2013 के दंगों के समय तत्कालीन समाजवादी सरकार जश्न मना रही थी। पीएम मोदी ने कहा, यह भी कहा, हमारा काम और उनके कारनामे सबके सामने है। तो दूसरी तरफ सियासत में गर्मी का मीटर बहुत हाई हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है, ये सब शांत हो जाएगी। मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा 10 मार्च को तो वैसे ही गर्मी आ जाएगी। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने एक जबरदस्त सियासी दांव चल दिया। अखिलेश यादव ने मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से नामांकन किया। तो इसके ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल को अखिलेश यादव के साथ दो हाथ करने के लिए मैदान में उतार दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज था उत्तर प्रदेश चुनाव का। माना जा रहा है यह रणनीति अमित शाह ने बनाई है। एसपी सिंह बघेल अभी आगरा से सांसद है और समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने लंबा समय बिताया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासी गर्मी हाई और आज की पॉलिटिकल डिबेट की भी सियासी गर्मी जोरदार होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हुआ है। अखिलेश यादव के सामने खड़े होंगे कभी ना चुनाव हारने वाले एसपी सिंह बघेल। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। 10 मार्च को तो वैसे ही गर्मी आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार, नौजवानों का भविष्य कब बनाएंगे। सवाल ये नहीं कि गर्मी आएगी कि सर्दी आएगी। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव। अखिलेश यादव हर अपने अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को एक लॉलीपॉप देकर रवाना कर दे रहे हैं। टिकट भी काट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको एमएलसी बना दिया जाएगा। क्या 500 लोगों को एमएलसी बनाएंगे? और अब सियासी गर्मी के संदेश का विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक शब्द को पकड़ता हूं और उसके बाद उसका विश्लेषण आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने बोला जश्न, इसका मतलब क्या था? मुजफ्फरनगर दंगे और सफाई महोत्सव के बहाने पिछली सरकार पर जोरदार प्रहार। यानी माना जा रहा है और ऐसा हुआ जब मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे तो सफाई में महोत्सव चल रहा था, वहां डांस हो रहे थे। कारनामा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री का वार। कारनामा शब्द से यह मतलब है गर्मी की जो बात हुई, जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। आदिल चौधरी, नाहिद हसन, मौलाना तौकीर रजा जैसे धमकीबाजों को कड़ा संदेश देने का प्रयास हुआ। तमंचावादी की अगर हम बात करें तो आपराधिक छवि वालों को टिकट देने पर हमला किया गया। विकास विरोधी जो अखिलेश यादव ने कहा, उसका मतलब यह है कि यूपी में विकास के मुद्दे पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार है कि यह विकास विरोधी है, ये तमंचा को पसंद करते हैं। यानी वार पलटवार दोनों हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन है आज आपको बता देते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। असीम वकार है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के और विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं।
तो उनको बधाई, उनको पार्टी ने उनको टिकट दी है। मेरे साथ संगीत रागी है, प्रोफेसर संगीत रागी, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ गौरव भाटिया है जो कि शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में है एसपी सिंह बघेल, और वो इस समय मेरे साथ मौजूद है, जो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल जी नमस्कार। नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है देवगन साहब। जी बघेल साहब, मेरा सीधा प्रश्न है, ये इतना बड़ा सरप्राइज ये लास्ट मिनट पे क्यों आया है? टिकट की अनाउंसमेंट तो पहले भी हो सकती थी। निजी तौर से मैं मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ, मेरी पीएचडी भी डिफेंस स्टडीज़ में है। युद्ध के मैदान में सरप्राइज का बड़ा महत्व होता है। तो इस सरप्राइज का महत्व तो क्या समझे हम? हो सकता है ये सरप्राइज ऐसे ही रखा गया। ये बेहतर हमारे पार्टी के हाईकमान और नीति निर्धारक और रणनीतिकार बता सकते हैं। नहीं, आपको तो कुछ बताया होगा, इतना बड़ा चुनाव आपसे लड़वा रहे हैं। आप तो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद भी हैं, लेकिन आपको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है, वो भी अखिलेश यादव के सामने। तो कुछ तो आपको भी संदेश दिया होगा। मेरा सौभाग्य है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे अखिलेश यादव जो अपना गढ़, अभेद किला, पुश्तैनी, खानदानी सीट बताते हैं, उस पर मुझे इस लायक समझा कि मैं दो हाथ कर सकूं। तो ये मेरा निजी सौभाग्य है। मैं पार्टी के हाईकमान का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उत्तर प्रदेश की टीम का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। और करहल की महान जनता और अपने पार्टी के संगठन के माध्यम से इस चुनाव को जीता जाएगा। नहीं, आपको भी आज ही पता लगा जैसा मीडिया को पता लगा, या आपको कल बता दिया गया था? क्योंकि आज एकदम ही लिस्ट आई और आपने नामांकन भी भर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, ना कोई लोग जिज्ञासा दर्शकों की इस बात में कि कब बताया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। पर इतना बड़ा संयोग भी नहीं हो सकता मंत्री जी कि अचानक टिकट की अनाउंसमेंट हुई और आप पूरे कागज पत्र लेके मौजूद थे वहां पे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? कागज पत्र हमेशा तैयार इसलिए रहते हैं कि युद्ध के मैदान में कभी भी कोई आदेश आए तो अपने हथियार हमेशा तैयार रखना चाहिए। नानी के घर में रखी हुई तलवार काम नहीं आती ना। तो ये उत्तर प्रदेश का एक चुनावी युद्ध का मैदान सजा हुआ है, तो किसी भी सेनापति को किसी भी दिन का सेनापति बना करके रण में उतारा जा सकता है। तो फिर उसके लिए पूरी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आपके 64 के 64 सांसद उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कागज पत्र लेके तैयार है, कब पार्टी बोलते चुनाव लड़ने के लिए? जो लोग इस लायक अपने को समझते हैं या पार्टी इस लायक समझती है कि आज के दिन का सेनापति फलानी क्षेत्र में कौन प्रतिनिधित्व करेगा, वो जानते हैं वो लोग। लेकिन इत्तेफाक तो ये था कि आज आपका नामांकन पहले हो गया, 3 घंटे बाद लिस्ट आई। ये भी मतलब दिलचस्प था अपने आप में अंदर। लेकिन चलिए, मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि युद्ध में सेनापति को तैयार रहना चाहिए। 3 घंटे बाद लिस्ट आई, लेकिन सेनापति युद्ध वहां से लड़ रहा है जो अखिलेश का घर है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि एसपी सिंह बघेल यहां हारने के लिए आ रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से उनको हराएंगे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से नूरा कुश्ती कभी नहीं लड़ती है। नूरा कुश्ती को कहते हैं मिलीजुली कुश्ती। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में चूज एंड पिक किया है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे वहां पर लड़ाया है। तो उन्होंने तो अपनी मनपसंद सीट को चुनी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मनपसंद कैंडिडेट को उतारा है। ये हम में उनमें फर्क है। लेकिन ये जो सरप्राइज आप कह रहे हैं, ये जो पार्टी ने आपकी सरप्राइज दिया, 3 घंटे बाद लिस्ट आई, आप नामांकन कागज लेके तैयार थे। एक बात मुझे बताइए, अखिलेश यादव तो तब ना हारे जब आंधी थी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार तो कहा जा रहा है उन्होंने गठबंधन ठीक कर लिए हैं,
पश्चिम में जयंत को ले लिया, पूर्वांचल में उनके साथ राजभर है, बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा। इस बार कैसे देवगन साहब, डेमोक्रेसी में जो लोग डेमोक्रेसी में अगर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को घर कहता है, गढ़ कहता है, खानदान कहता है, पुश्तैनी कहता है, तो बड़ी लोकतंत्र का अपमान करता है। मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि फिरोजाबाद में गढ़ समझकर अक्षय यादव, डिंपल यादव गई थी, चुनाव हार के आई। फिर दोबारा रिपीट हुआ, इसी सेपी परिवार के सेनापति गढ़ समझ करके फिरोजाबाद में अक्षय यादव गए हैं, वो अभी चुनाव हार के आए हैं। पिक एंड चूज करते हैं ना ये लोग, चूज एंड पिक जो भी है। मैं बहुत अंग्रेजी मेरी अच्छी नहीं है। बदायूं में धर्मेंद्र यादव, सुन देवगन साहब, धर्मेंद्र नो लेट मी कंप्लीट। बदायूं में धर्मेंद्र यादव जी गढ़ समझ करके गए थे, संघमित्रा से वो हार के आए हैं। और इसी प्रकार से कन्नौज में डिंपल यादव कहाँ निर्विरोध एमपी होती हैं, 14 में हारते हारते बचती है, अंततः 2019 में हार रही हैं। अगर वो लोग सुन रहे होंगे तो उनके 3 गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ढहाए हैं। एक फिरोजाबाद लोकसभा 2 बार डिंपल हारी हैं और इसके बाद अक्षय यादव हारे हैं, और दूसरा कन्नौज से वो स्वयं हारे हैं जहां उनका गढ़ है, और बदायूं गए हैं जहां उनका कुछ नहीं है, गढ़ समझ करके। आप इन पर क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं कि जो महिला देश के इतिहास में डेमोक्रेसी में पहली बार हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने, हिंदुस्तान के नागरिक ने कन्नौज में पर्चा नहीं दाखिल किया, वो निर्विरोध हो गई हैं। प्रधान बनना कठिन होता है निर्विरोध होना, इसके बाद वो हारती हैं। तो 3 गढ़ गिरा दिए गए हैं, ये चौथा गढ़ की अब बारी है करहल की। नहीं, लेकिन वो तो सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो जीत भी नहीं पाएंगे। मेरा एक आपसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि वहां पर यादव और अखिलेश मुसलमान यादव का की समीकरण सरकार जबरदस्त बनाने के सौभाग्य से ज्यादा उनके लिए यह अपमान वाली बात है कि उनकी पत्नी कन्नौज से हारी, फिरोजाबाद से हारी, उनका भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से भी हारे हुए हैं, और डिंपल यादव कन्नौज से हारी हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे हैं, और डिंपल यादव ने तो हार की वो बनाई है, बस हैट्रिक बनना बाकी है, 2 बार हार चुकी हैं। एक तो ये कहाँ गढ़ घुस जाते हैं फिर जाकर के जब जनता आती है। लेकिन वोट देखिए, की चोट को कोई झेल नहीं पाया, इंदिरा गांधी भी नहीं झेल पाई हैं। जी, लेकिन देखिए, आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, लेकिन राहुल गांधी, अभी अमेठी से राहुल गांधी, पुश्तैनी, खानदानी, फिरोज गांधी जी के जमाने से अजय जी, और वो क्या हुआ फिर, और अमेठी से उनको आभास हो गया था, इसलिए अच्छा। पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें यादव बड़ी संख्या में है, मुसलमान भी ठीक संख्या में है, तो एमवाई समीकरण जो सपा का पारंपरिक वोटर है नेताजी के समय से, वो बहुत बड़ी तादाद में है, तो खेल वो बिगाड़ेंगे आप। देवगन साहब, यस करहल विधानसभा में एक बड़ी संख्या प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो 12 रुपए का बीमा हो, 330 का बीमा हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, या श्रम विभाग के द्वारा शादियों में 75,000 की शादियाँ, 35,000 बच्ची पैदा होने पर, और कक्षा 5 तक 50 रुपये, फिर 100, फिर 150, 200, डिग्री कॉलेज में 3,000, और पीएचडी में 15,000 रुपये महीने जा रहे हैं। 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में गए हैं कोरोना पूरे कार्यकाल में, और पिछले 18 महीने से इसी करहल में हजारों की संख्या में 5 किलो चावल और गेहूं निःशुल्क खा रहे हैं। इनकी भी संख्या बड़ी भारी है जो प्रधानमंत्री, और इनकी भी बड़ी संख्या भारी है यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार 4 में, लेकिन यादव मुसलमान वाले समीकरण का करिएगा क्या? मकानों पे कब्जा हुआ, दुकानों पे कब्जा हुआ, दुकानों पर कब्जा हुआ है, अपहरण हुए हैं, भैंसों की चोरी हुई है और जबरदस्ती लाद ली गई हैं, पुलिस की भर्ती में मुंह देख करके सूची दी गई है। इनकी भी बड़ी संख्या है। ये लोग भी अब जब इतिहास बनाने का मौका हिंदुस्तान की जनता को मिलता है तो वो इतिहास बना के मानते हैं। देखिए, अखिलेश यादव को जिताना कोई इतिहास नहीं है, अखिलेश यादव को हराना करहल में एक इतिहास बनेगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इस करहल के इस चुनाव को नजीर दिया करेंगी, करहल के चुनाव को नजीर दिया करेंगी, इतिहास बनेगा। लेकिन कहीं इतिहास, ऐसा कहा जाता है कि कई बार इतिहास बनाते बनाते कुछ लोग इतिहास हो जाते हैं। हमने बंगाल के चुनाव में देखा, एक केंद्रीय मंत्री वहां पे चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव अपना हार गए। अब तो बीजेपी के भी इतिहास, बीजेपी से भी वो चले गए, इतिहास ही हो गए। यानी मैं बात कर रहा हूं बाबुल सुप्रियो की। इसका क्या जवाब है बघेल साहब? कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है?
ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं रहना चाहिए था। जिस समय मैं लाखों वोट से एमपी का चुनाव, ये मैं और बता दूं कि ये मेरी लोकसभा का चौथा कार्य है, दूसरा क्षेत्र है, राज्यसभा रह चुका हूं, एक बार एमएलए रह भी चुका हूं, मिनिस्टर रह चुका हूं यूपी में, और अब भारत सरकार में मोदी जी की सरकार में एमओएस हूं। तो ये छठवां कार्यकाल है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरी राजनीति मैं जानता हूं ना कि मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल, मैं शायद उन चंद भारत सरकार के मंत्रियों में अपना फ़ोन सुनता हूं, अपने हाथ से चिट्ठियां लिखता हूं, और अपने इलाके की कोई शादी ब्याह, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन तो छोड़ो, भैंस के मरने पर जाता हूँ, इसलिए जीत के आता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपने एक तरह से कह दिया कि बाबुल सुप्रियो हवाई नेता थे, मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का मुलायम सिंह जी धरती पुत्र, अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र, और एसपी सिंह बघेल पाताल पुत्र। क्या बोला आपने? मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र जी, उनके बेटे अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र, और एसपी सिंह बघेल पाताल पुत्र। और ये भी आपको मैं अच्छी तरह बता दूं कि लोहिया जी ने कहा था ना, चर्चा पर्चा खर्चा, जो अखिलेश यादव ने 4.5 साल किया नहीं। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, वो माने नहीं। सुविधा भोगी रहे, आरामगाह में रहे, 4.25 साल 3 महीने पहले निकले हैं, तो वो कहाँ के समाजवादी? समाजवादी तो कहते हैं ना मानेंगे ना मारेंगे। तो 4.25 साल तक अभी तो वो रथ में घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत कमेंट किया, वो ट्विटर पे किया है। अभी तो रथ में घूम रहे हैं। 3 महीने में रथ पे घूमने से सरकार अगर बनती होती ना, 3 महीने घूमने से अगर सरकार बनती होती ना, तो हर कोई बना लिया करता 3 महीने में। चलिए, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मुलायम सिंह यादव से तो आपका बड़ा करीबी रिश्ता रहा, आप उनके बेटे को चुनाव हर कीमत पे हराने पे आप तुल गए। भैया, ये आप लोगों को अब याद आ रहा है कि मैं लड़ रहा हूं। मैं 2009 मुलायम सिंह यादव जी को छोड़ने के बाद मैं 3 बार 3 सदनों में रह चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल 2009 में छोड़ा था, मैं फिर राज्यसभा में गया, उसके बाद टुंडला से एमएलए रहा, यूपी की योगी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा, अब आगरा का एमपी हूं और एमओएस भारत सरकार में हूं। अब अखिलेश से लड़ रहा हूं, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं कल छोड़ के आया हूं। बिल्कुल उसके नहीं। बाद 3 कार्यकाल और बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मैं एमएलए जी, राज्यसभा और एमपी, क्योंकि नेताजी से आपके संबंध अच्छे रहे। पुरानी बात है, आपसे भी अच्छे हैं मेरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े हाजिर जवाब हैं आप, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल, थैंक यू जी, ऐसे नेताओं में से एक जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया, संगीत रागी, अजीज खान और असीम वकार है। अजीज खान, आप तो कह रहे थे 22 में बदलाव होगा, ये तो अखिलेश जी को ही बदलने के लिए चल दिए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सरप्राइज निकाल दिया। देखिए अमीश भाई, ये लोकतंत्र है और संविधान ने सभी को हक दिया है चुनाव लड़ने का, और लड़ना भी चाहिए। अभी कह रहे थे पाताल पुत्र हूं, कहीं पाताल में लुप्त ना हो जाए, वो एक अलग इशू, में उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। देखिए एक बात आप समझिए, आज जो ये भी कह रहे थे कि अलग तरीके वो ये भी कह रहे थे कि अखिलेश ट्विटर पुत्र है। अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे। साथ में मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग ना हो जाए। वो तो पहले ही मंत्री जी सरेंडर कर गए, मंत्री जी पहले ही सरेंडर कर गए। अब वो आगे लड़ने की बात तो छोड़ें आप, और लंबी लंबी बातें लोग करते हैं और वो करना भी चाहिए, कर रहे हैं। लेकिन अजीज खान साहब, योगी जी कह रहे हैं कि मैं तो बड़ी गर्मी में भी सर्दी ले आऊंगा, शिमला की तरह ठंडा कर दूंगा मौसम, जो आजकल आपके कुछ लोग बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं अमीश भाई, योगी जी अब मेरे ख्याल से मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का कारभार मुझे संभला तो है नहीं भाई, 5 साल का वक्त मिला, संभाल नहीं पाए। मुझे लग रहा वो दूसरा प्रोफेशन उन्होंने चुन लिया है। एक बात आपको बताएं, ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार इंसान को लेकर डूब जाता है, जो लगातार अहंकार है, और ये अहंकार खत्म होने जा रहा है। क्योंकि ये चुनाव जो है ना, ये समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, ये जनता लड़ रही है, जनता। क्योंकि सत्ता बनाम जनता है, ये चुनाव सत्ता बनाम जनता। मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं। हम देख रहे कमल को खिलाने के लिए जिस तरीके से कीचड़ को फैला रहे हैं और कीचड़ पैदा कर रहे हैं, तमाम नफरत की बोली बोल रहे हैं। यकीन मानिए अमीश भाई,
बहुत दुख होता है। लेकिन आज मैंने सुना जी, है ये बहुत बड़े कमल तो नेता को कीचड़ में देख ही के, खिलता है। उन्होंने कहा अंबेडकर मां जी, लक्ष्मी को भी अंबेडकर की चढ़ता है और सुनिए ना, भगवान विष्णु को भी चढ़ता है। अंबेडकर जी की ये भाषा नहीं थी। अंबेडकर जी हमेशा समता, बंधुत्व और समानता जी, की बात जी, करते जी। थे, मेलजोल की बात करते, नफरत की ठीक है, बात नहीं मैं करते थे। गौरव आज तो नफरत भाटिया, का गौरव बाजार भाटिया। गर्म है। मैं देख रहा हूं नफरत का झोला लिए घूम रहे बड़े बड़े ये कह नेता। रहे एसपी सिंह बघेल तो पहले ही सरेंडर कर रहे हैं और योगी जी मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं, वो गर्मी भांप रहे हैं। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो सरेंडर किसने किया है आप बताइए। आदतन ईवीएम को खराब बताना, निर्वाचन आयोग मिला हुआ है, और इस बार तो हद ही कर दी। इस बार तो मीडिया पे भी आरोप लगा दिया। आधे मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको चिंता हो गई कि ऐसा है कि जो सच ओपिनियन है वो बाहर ना आ जाए। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग युवाओं को मौका देते हैं आगे आने का। हम लोग हर वर्ग जो है समाज में उसको मौका देते हैं। इनका परिवारवाद नहीं खत्म होता। आज जब करहल से नॉमिनेशन भरा, ये तस्वीर देखिए, हम अखिलेश और हमारे यादव परिवार के राम गोपाल यादव। आपको यहां पे कोई किसान दिख रहा है, पिछड़े वर्ग का कोई दिख रहा है, महिला, युवा, मजदूर, मुसलमान भी नहीं दिख रहा, जाट समाज से भी कोई नहीं दिख रहा, केवल एक अखिलेश और उनके चाचा जी। मतलब इनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश परिवार ही है। सबसे पहले दूसरी बात, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आंकड़ों से बात होनी चाहिए अमीर जी। और आंकड़े देखिए क्या कहते हैं। वो बताते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में ये 5 साल में 73 घर बना पाए, और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी ने 23,000 घर बना दिए। मतलब 23,000 परिवार गौतम बुद्ध नगर में अकेले। बिल्कुल, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, जिसका जो सवाल आपसे मैंने पूछा था, गर्मी किसकी निकालना चाहते हैं योगी जी? गर्मी उसकी निकालना चाहते हैं जो मुजफ्फरनगर दंगे नहीं रोक पाए, और ठंड जब थी 65,000 परिवार टेंट में थे, तो वो ऋतिक रोशन के साथ डांस करके गर्मी ले रहे थे। गर्मी उन्हीं की निकालनी है, और इसलिए भी निकालनी है क्योंकि ये चाहते हैं बदलापुर बना दे हम उत्तर प्रदेश को। और अमीर जी, हम चाहते हैं कि ये विकास जो हो रहा है ना, उत्तम प्रदेश बना है, वो उत्तम प्रदेश बना रहे। मेरा एक सवाल है और इसके बाद मैं अंत करूंगा। देखिए, ये सवाल जनता पूछ रही है। ये सपा का मैनिफेस्टो है। इसके बाद सपा के प्रवक्ता के पास जाइएगा 15 सेकंड के लिए। इन्होंने 2012 में वादा किया कर्जा माफ करेंगे किसानों का, हमने 36,000 करोड़ किया, 87 लाख किसान लाभान्वित हुए। इन्होंने कितने का किया? आप जवाब ले लेते हैं। ये प्रश्न जरूर पूछ लीजिए। अजीज खान वो कह रहे हैं कि गर्मी जो है, जो लोग चाहते हैं बदलापुर बनाना। प्रधानमंत्री ने बोला कि जब जश्न मनाया जा रहा था, जब एक इलाका दंगों की आंख में झोंका हुआ था, क्या कहना चाहते हैं आप? मुजफ्फरनगर दंगों को कोई कैसे भूल सकता है? मैं कह रहा हूं अरे अमीश भाई, ये इन्होंने ये नहीं बताया कि 99 हो गए अपराधी, सेंचुरी कब मारेंगे, ये भी बता देते। अभी इन्होंने क्या कहा? अभी इन्होंने कहा उपलब्धियों की बात करते हैं, किसानों की सेंचुरी मार कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, हल्ला न करिए, नॉर्मल रहिए, बात समझिए। आप एक तरफ किसानों को कुचलने की बात करते, देखिए हमारे और आप में फर्क क्या है। हम उन्हीं किसानों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा देने की बात करते हैं, उनके पक्ष में हम स्मारक बनाने की बात करते हैं। हमारे और आप में फर्क क्या है? आप उनका आय दोगुनी करने के लिए बिजली 1.5 गुना करते हैं, हम उनका आय दोगुनी करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को पूरी तरह से बिजली फ्री करने की बात करते हैं। आप नौजवानों को की नौकरी लेने के लिए करते क्या है? आपके आदिल चौधरी धमकी भी देते हैं, आपके आदिल चौधरी धमकी भी देते हैं, और हम उन आपके अब्दुल्ला आजम कहते हैं कि जालिम भी खत्म होगा, जुल्म भी खत्म होगा। क्या फर्क है? आप नफरत का झोला लेकर के पर आदिल चौधरी कौन सी नफरत फैला रहे थे? पूरे उत्तर प्रदेश में नफरत का झोला लेकर के घूमिए। ठीक है, 30 सेकंड गौरव भाटिया, देना सिंह बकार एंड संगीत पलायन का जो परपंच कर रहे हो आप, गौरव भाटिया, 30 सेकंड। अजीज, हाँ बिल्कुल, अजीज जी बिजली की बात कर रहे हैं। सपा की सरकार थी, बिजली की तारों पे लोग अपने कपड़े सुखाने लगते थे। मालूम है क्यों? उनको पता था बिजली नहीं आने वाली है।
आज कम से कम हर घर में 24 घंटे बिजली तो आती है। और किसानों की बात कितने पावर प्लांट लगाए हैं 36,000 आपने? करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ बताइए किया। ना आप कितने पावर प्लीज, प्लांट लगाए? एक मिनट, अजीज जी, बीच में एक मत- भी यूनिट का पावर ऐसे मत प्लांट आपने बौखलाइए। नहीं लगाया। ऐसे मत समाजवादी बौखलाइए। पार्टी ने प्लीज अमीर जी, ये तो तरीका गलत है। ओबरा, प्लीज। हरदेवगंज, जवाहरपुर, हमने अरे तमाम प्लीज। पावर प्लांट लगाए हैं। उसी पावर सुनिए, प्लांट से आज आप अमीर बिजली जी, दे ये रहे तरीका हैं। ठीक नहीं उसी है। पावर प्लांट से आप बिजली दे क्यों रहे हैं। चिल्ला आप रहे हैं बताइए आप? ना कितने पावर प्लांट लगाए आपने? अच्छा अजीज अरे जी, इसका भी चिल्लाइए जिक्र मत, कर प्लीज दीजिए। मत चिल्लाइए। बिजली का जिक्र सुनिए। कर रहे हैं, आप ये भी अरे मैं बताइए ना, करूंगा, मैंने कितने आपसे पावर सवाल प्लांट पूछा। बताइए आपके ना। मैनिफेस्टो में लिखा अरे बताइए है ना कितने किसानों का पावर प्लांट कर्जा लगाए? माफ करेंगे। 5 साल आप समाजवादी सरकार पार्टी में ने, रहे, सुनिए, अब आप बौखला समाजवादी रहे हैं। पार्टी ने अजीज पावर खान, प्लांट जवाब, लगाया। मैं बता रहा हूँ, हमने साइकिल का बिजली के टायर क्षेत्र में पंचर काम हो किया। चुका है। प्लीज अमीर जी, एक दूसरे अरे के ऊपर अपना- क्यों बोलना है, मुझे ये देखिए, बात ऐसा कभी है, समझ नहीं आती ये है। बौखलाहट खत्म करिए। आप अपनी बारी में अहंकार बोलिएगा मत ना, डूबिए। अजीज जी। आपकी बौखलाहट जी, है, आप जी, जी। बौखलाहट में बोल रहे सुनिए। हैं। जी मुझे आसिम वकार की बात भी जाना है, वो काफी देर से प्लीज। इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको गौरव भाटिया रुक करूंगा। आसिम वकार भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रोफेसर रागी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा गौरव जी वापस। आपको मैं और 30 सेकंड दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। आसिम वकार, सबसे पहले तो बधाई, आपकी पार्टी ने आपको टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं लखनऊ में विधानसभा का। मेरा आपसे सवाल है, योगी जी कह रहे हैं कि मैं गर्मी जिनके ऊपर अभी चढ़ी हुई है, खासतौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पे मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, वहां से हमने कई सारे बयान आते हुए सुने, कुछ सपा के नेताओं के, कुछ तौकीर रजा साहब के, और कई सारे बयान आए। उसके परिवेश में योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जुबैर, मैं मिला रहा हूँ इधर से, मैं मिला रहा हूँ, आसिम वकार, मिला रहा हूँ इधर से, मिला रहा हूँ। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनके साथ। आसिम वकार, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए 30 सेकंड के अंदर। धन्यवाद अमीर जी, मैं केवल इतना ही कह रहा था, देखिए 36,000 करोड़ का कर्जा हमने किसानों को माफ किया, ये नहीं बताएंगे। झूठे वादे किए थे मैनिफेस्टो में, इसीलिए तो इनका सुपड़ा साफ हुआ। और दूसरी बात अमीर जी, एक सवाल और है। आप याद करिए, लखीमपुर में जब घटना हुई तो इन्होंने बार बार कहा कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी, क्योंकि उनके पुत्र ने गलत किया है, उनका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन गायत्री प्रजापति जो कैबिनेट मंत्री रहे थे इनकी सरकार में, उनपे दुष्कर्म, बलात्कार सिद्ध हो गया, वो जेल की सलाखों में। उनकी पत्नी को टिकट कैसे दे दिया? अगर इनका तर्क लगाया जाए तो फिर पत्नी को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन दे दिया। अमीर जी, और मैं एक बात और बताऊं, जी जी जी, आजम खां की भैंसें ढूंढती थी वर्दी, आजम खां के जूते साफ कराते थे वर्दी से। अब बदला यह है कि वर्दी ने अपनी ताकत दिखाई है और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे जी हैं। जी, ये मैं होती है अजीज आपका इस राम पर राज्य जवाब की दूंगा, लेकिन सरकार, आसिम कानून वकार मैसेज हो व्यवस्था गए। यहाँ आसिम वकार, दुरुस्त है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? वकार जी, साहब, मिल रही है। सबसे पहले तो बधाई, आपकी पार्टी ने आपको टिकट दिया विधानसभा का, आपको बधाई जी। उसके लिए। और मेरा आपसे सवाल ये है, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरा आपसे सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं, चाहे वो नाहिद हसन के सहयोगी हो, चाहे वो आदिल चौधरी हो, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं न तौकीर रजा साहब का प्रवक्ता हूँ, न नाहिद हसन का हूँ, न समाजवादी का हूँ, न कांग्रेस का हूँ। हाँ, योगी जी ने जो बयान दिया है कि वो शिमला की ठंडक उत्तर प्रदेश ले आएंगे, मई जून में भी ले आएंगे, इस पर एक मशवरा छोटा सा दे रहा हूँ, आपके न्यूज़ 18 इंडिया के ज़रिए से पहुँचा दीजिएगा। देखिए, वो शिमला की ठंडक यहाँ ला पाएँ ना ला पाएँ वो अलग की बात है, लेकिन वो एक काम में बहुत माहिर हैं। मेरा मशवरा ये है कि वो शिमला का नाम उत्तर प्रदेश रख दें, तो दोनों काम हो जाएंगे। एक तो शिमला उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शिमला हो जाएगा, तो वहाँ गर्मी हो जाएगी, यहाँ ठंडक हो जाएगी। बढ़िया मशवरा ये है, बदल देना आप, वो तो माहिर हैं इसके, कितनी देर लगती है उनको। और तौकीर रजा साहब के बारे में सवाल पूछिए कांग्रेस से या उनके समर्थकों से। नाहिद हसन के बारे में अजीज भाई बैठे हैं हमारे, उनसे पूछ लीजिए, तो मुझसे मेरी बात कर लीजिए। चुनाव है, चुनाव में जो इस वक्त ज़रूरी मुद्दे हैं वो है रोज़गार,
शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कोरोना में हमने देखा वो सबसे ज़रूरी है, वो नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने जाने दी हैं, जिनकी लाशों को कुत्तों ने नोचा है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन बात तो हो रही है जश्न की, बात तो हो रही है कारनामे की, बात तो हो रही है तमंचावादी की, बात तो हो रही है गर्मी की, बात तो हो रही है दंगावादी अपराधी की। नहीं, देखिए, गौरव हमारे भाई हैं। गौरव भाटिया ने भी कहा, सुनिए, गौरव भाटिया ने भी बहुत अच्छी बात गौरव भाटिया जी ने कही। भाई हमारे, उन्होंने नाम लिया कि अपराधी जेल में, और 2 अपराधियों का नाम लिया सिर्फ। अब उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 अपराधी तो नहीं है। अब मैं बताता हूँ, अगर आप में किसी में इतनी हिम्मत हो, इतनी ताकत हो तो बताइएगा। एक 2 दिन की ब्याही खुशी दुबे जेल में है, उसको अपराधी घोषित किया गया है। वो ब्राह्मण बच्ची, छोटी सी बच्ची, 2 दिन की ब्याही, उसको अपराधी बनाकर जेल में डाला गया। कितने लोग उसको अपराधी मानते हैं? गौरव जी मानते हैं? बोलिए, ब्राह्मण बच्ची अपराधी है? जवाब। यहाँ तो ब्राह्मणों की गाड़ी पलट जाती है ना? ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण सिंह, गाड़ी उत्तर दे दूं, गाड़ी ब्राह्मण की नहीं पलटी, गाड़ी गुंडे की पलटी। और बड़े माफिया क्रिकेट भी खेलते हैं। आप तो अपने नेता को काउंटर कर रहे हो। आपके नेता ओवैसी साहब कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लड़कों को मारा जाता है, यही बोलते हैं ना आपके नेता। आप कहते हैं गाड़ी हिंदुओं की और ब्राह्मणों की पलट जाती है। आप तो अपने नेता को काउंटर कर रहे हैं। सर नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं, एक छोटी सी ब्राह्मण बच्ची खुशी दुबे जी वो किस अपराध में जेल में? गौरव भाटिया जवाब। उसको अपराधी आप लोग इतना बड़ा माफिया मानते हैं? गौरव भाटिया जवाब। इतना बड़ा माफिया मानते हैं। और वो जो अपराधी क्रिकेट खेल रहे थे, जिनको पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, जिनको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, और वो एक पाटीदार नाम का एक IPS अधिकारी, आप पता नहीं कितनों को जाके आपने घर गिरा दिए, और पाटीदार को आज तक पुलिस मैं ढूंढ नहीं उत्तर पा रही। देना चाहता हूं। जवाब ढूंढ नहीं पा रही है। आप कहते हैं हम बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर। और अजय मिश्रा टेनी जी का परिवार, गाड़ी उनकी, बेटा उनका, धमकी उन्होंने दी, 4 किसानों को कुचल दिया। कहां बुलडोजर सर? नहीं है बुलडोजर आपके पास। देखिए ऐसा है कि सैयद वकार अब मेरे भी साथी हैं, और मैं शुभकामनाएं भी दे देता, लेकिन मेरी शुभकामनाएं व्यर्थ चली जाएंगी, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 38 कैंडिडेट लड़ाए थे। अमित जी 37 पे जमानत जब्त हुई थी। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख वोट मिला था। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उम्मीद है कि जमानत जब्त ना हो इनकी, कुछ वोट इनको मिल जाए। लेकिन इनको हर चीज में धर्म दिखाई देता है। आपने देखा, इनको खुशी दुबे में ब्राह्मण दिखाई दे गया। और ये वही बात है कि जब अफजल गुरु को फांसी हो रही थी, तो इनके जो सर्वा हैं वो कह रहे थे मुसलमान को फांसी हो रही है। आतंकवादी जो होते हैं उनको ये विधिक सहायता देते हैं, कहते हैं ये मुसलमान हैं। मुख्यमंत्री और डिप्टी CM कह रहे हैं हम बनाएंगे तो मुसलमान बनाएंगे। ये संविधान की शपथ लेते हैं। इनको बाकी धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। और आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ताकत है योगी आदित्यनाथ जी की। ओवैसी जी ने खुद ही काम बदल लिया। उन्होंने कहा मैं राजनीति की लैला हूं, मैं डांस कर रही हूं, लैला ओ लैला। तो इसलिए जब राजनीतिक वजूद नहीं है, क्योंकि आप धर्म की राजनीति करते हैं, बेहतर यही होगा कि आप व्यर्थ में ना लड़ें। आपके पास केवल और केवल सांप्रदायिक एजेंडा है। असीम वकार जवाब। असीम वकार। देखिए, मैंने सीधी सी बात ये कही कि जो लोग ये कहते हैं अपराधी, गौरव भाटिया जी खाली इतना बता दीजिए, खुशी दुबे का वो 2 दिन की ब्याही बच्ची का अपराध क्या है? वो अपराधी है? क्यों जेल में डाल रखा आपने? और वो जो अपराधी बिल्कुल अपराधी है, ये न्यायालय तय करता है। सैयद वकार भाई, आपसे मैं बताता हूं, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। आपने प्रश्न किया, सुनिए, ये हम आप नहीं तय करते हैं, ये न्यायालय तय करता है। और अपराध की आप बात कर रहे हैं ना, आपने कहा 2 नाम बता दिए, एक नाम और बताता हूं, मोहम्मद अहमद। 100 करोड़ की इसकी संपत्ति जब्त करी योगी आदित्यनाथ जी ने, लेकिन सपा ने उसको टिकट दिया। उन्होंने कहा कि तुम जनता की संपत्ति लूटो और हम तुम्हारे साथ हैं, राजनीतिक संरक्षण देते हैं, जैसे नाहिद हसन को दिया, जैसे उन्होंने बोटी कर दूंगा, इमरान मसूद को पार्टी में ले लिया। यही तो फर्क है। हम विकास की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है अमीर जी,
मैं आपको कहता हूं आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है कैसे जिस प्रदेश को ये लोग बीमारू प्रदेश कहते थे अमीर जी, वो उत्तम प्रदेश बन गया है, वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे 26 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं, 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त राशन मिला है कोविड के संकट में। ठीक है गौरव भाटिया, ठीक है गौरव भाटिया, बीमा योजना में कवर किए गए हैं, ये फर्क है। जी जी जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रागी जी, मैं माफी चाहता हूं, लेट आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सवाल मेरा बड़ा सीधा है। प्रधानमंत्री ने बोला जो सोता रहता है उसने सपने आते हैं, जो जागता है वो संकल्प लेता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि जब एक इलाका दंगों से जल रहा था तो इसी प्रदेश में जश्न मना रहे थे कुछ लोग। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर दंगों को भुलाना नहीं चाहती और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने भी सियासी गर्मी की बात करी? कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग जो गर्मी दिखा रहे हैं उनको ठंडा करना मैं जानता हूं। देखिए अमीश जी, सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसे भुलाना चाहती है। सवाल यह है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या पूरे उत्तर प्रदेश का हिंदू मानस 2013 के दंगों को भुला देने की कोशिश करेगा? क्या भुलाना चाहेगा? दंगे एक सिर्फ घटना नहीं होते, दंगे एक प्रवृत्ति भी होती है और एक प्रक्रिया भी होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने जिले जो एक धर्म विशेष के डोमिनेटेड जिले हैं, वह पुलिस की नज़र में, खुफिया विभाग की नज़र में संवेदनशील जिले भी हैं। और कैराना और मुजफ्फरनगर की गुंजाइश वहां हमेशा है। लेकिन चुनावों में ऐसी बात का इस्तेमाल करना, देखिए, चुनाव दो चीजें तय करती हैं, विकास का मुद्दा भी, लेकिन आप क्या उत्तर प्रदेश को उन हाथों में छोड़ देंगे? जनता को बताना भी आवश्यक होगा। जो कैराना की घटना को अंजाम देते हैं, जो कैराना की घटना की सफलता पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, शफीकुर रहमान बर्क जैसे व्यक्ति तालिबान के अभ्युदय को और सत्ता में आने को इस्लाम का स्वर्णिम काल कहते हैं। क्या यह डर उस देश के हिंदुओं के, उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये सवाल नहीं आएगा? तो ये इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसे भुला दे। क्या भारत का जनमानस उस चीज को भुलाने के लिए तैयार है? क्या भारत का जनमानस 1947 भूल जाए? क्या भारत का जनमानस जो है वो दंगे भूल जाए? क्या भारत का जनमानस जो है वो 1946 का डायरेक्ट एक्शन जे भूल जाए? और यदि भूल जाएगा तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। आप भूलना नहीं चाहिए, आपने बोला जो मुजफ्फरनगर में लगे हुए उनको भूलना नहीं चाहिए। अजीज खान, कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, सपा की जब सरकार आती है तो आजम खान होता है। क्या आप विश्वास दिलाते हैं कि इस बार आजम खान मुख्यमंत्री नहीं होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? उनकी नहीं चलेगी, उनके कहने के ऊपर एसपी उनके कहने के ऊपर एसपी डीएम के ट्रांसफर हो गए थे मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों पे कार्रवाई करने के लिए। जनता की लड़ाई है। लेकिन मैं संगीत रागी जी को अश्योर करना चाहता हूं, जो ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के ये नफरत का बीज बो रहे हैं और ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये जो पलायन का परपंच है ना, इनको उत्तर प्रदेश से पलायन करवा देगा। उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम जगहों से, पश्चिम बंगाल से ऐसे पलायन कर गए थे ये लोग। एक बात आप समझिए, इन्होंने बहुत अहम बात कही। इन्होंने कहा था माफिया। जानना चाह रहा हूं अजीत जी, आपने बहुत सही कहा, फरार है पुलिस की नजर में, वही पुलिस ये माफियाओं का संरक्षण कैसे करती है? अजीत जी, आपने बहुत अच्छी बात कह दी है। उस पर ये खेलते हैं। सुनिए मेरी बात, हल्ला मत करिए। मैं कहना चाह रहा हूं अपराधियों को आपने मारा। सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। अपराधियों को मारा। हम जानना चाहते हैं कि आजमगढ़ का पलायन होगा वहां से। नहीं, अमीश जी ने हमारा नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता। प्रोफेसर रागी की खान है ना, अमीश जी ने हमारा नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कर रहा हूँ मैं अजीज खान, अब जवाब सुन लीजिए। आपने बोला ना ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जवाब सुनिए। आप बताइए ना अरुण वाल्मीकि। अजीत जी, आप ही के पार्टी के लोग
आप ही के बड़े नेता जिन्ना को लाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि देवबंद, जिन्ना, तालिबान ऐसा कह करके हम जितने मुसलमानों को गोलबंद कर सकते हैं वो अच्छी फसल देगी हमको वोटों की। आप चाहते हैं कि हिंदू समाज जाट, गुज्जर, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, आपने देखा नहीं वकार जी ने कैसे कहा, उसमें बटा रहे और मुस्लिम समाज एक तरफा जो है वो वोट किसके लिए दे? समाजवादी पार्टी के लिए दे। तो ये 80-20 का आंकड़ा जो है मुझे लगता है कि ये हमेशा काम नहीं करेगा। हिंदू समाज भी इतना चालाक हो गया है। ये ठीक है कि किसान आंदोलन के दरमियान जो है वह भारतीय जनता पार्टी से नाखुश होगी, लेकिन उसे यह भी एक बार जरूर अपने चिंतन, वोट देने से पहले चिंतन जरूर करेगा अभी जी कि मुझे क्या मौका दे हम सर। हिंदुओं के साथ आपने मुझे मौका नहीं दिया काउंटर करने के लिए। क्या कैराना असीम वकार भी की कुछ कहना घटना चाहते हैं। को असीम वकार। अंजाम देने वाले लोग, मुजफ्फरनगर की घटना को अंजाम देने सर, वाले सर, मुझे लोग मौका दे दे, 10 के सेकंड। साथ वोट 10 करके सेकंड मुझे उनको दे वोट दे करके हम हिंदुओं के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे अमीश जी, हैं। 10 ये सेकंड सवाल दे दे तो मुझे। उनके मन में भी होगा ना। असीम वकार यदि माइनॉरिटी पोलराइज करेगा तो मेजोरिटी भी पोलराइज असीम वकार करेगा जवाब, ना। असीम वकार कुछ कहना चाहते यदि हैं। मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम जी, के जी। तौर पर सोचता है तो हिंदू अपने आप के हिंदू के तौर पर वोट करने की कोशिश जरूर करेगा। असीम वकार, मैं यही सिर्फ कह रहा हूं, जी, जी, क्रिया जी, की जी, प्रतिक्रिया होगी और बिल्कुल होनी चाहिए। असीम वकार, जब अमीर हिंदू जी, की 10 बात सेकंड मुझे होती है दे तो दीजिए ब्राह्मण, सर। 10 ठाकुर, सेकंड। राजपूत, सैनी, देखिए- मौर्य, देखिए कुशवा, उसकी जिन्ना- बात होती है। सुनिए जवाब। नहीं, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, मैंने कहा किया। निषाद पार्टी बनाकर निषाद ने पार्टी बनाई, निषाद का नारा लगाया, बीजेपी ने उनसे गठबंधन किया, उनको मर्ज थोड़ी ना कर आया है। एज ए हिंदू, एज ए निषाद वो बीजेपी में है। पटेलों की बात करके अपना दल बनाकर अनुप्रिया पटेल जाति की नेता बनकर बीजेपी में अलायंस में है। वो हिंदू बनकर करते तो आप उनको अपने में मर्ज कराइए। वो अपनी जाति की बात कर रहे हैं, निषाद अपनी जाति की बात कर रहे हैं, कुशवाहा अपनी जाति की बात कर रहे हैं, मौर्य अपनी जाति की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो मुसलमान नहीं है। राजभर अपनी जाति की बात कर रहे हैं, चौहान अपनी जाति की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये आसिम वकार संगीत रागी, समाजवादी वाले भी सब जातियों के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। जाट अपनी जाति की बात कर रहे हैं। संगीत 30 सेकंड संगीत रागी। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं जाटों के नाम पर। मैं वकार जी की मैं कब कर रहा मैं हूं? वकार जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हिंदू समाज भारत के विभाजन के पश्चात भी अभी तक नहीं सोचा है। मुसलमान के दरमियान 72 फिरके हैं, उनके यहां भी जाती है। शेख अंसारी के साथ शादी नहीं कर सकता, जुलाहों के साथ नहीं उठक बैठक कर सकता। मेरठ के और गाजियाबाद के मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को क्षत्रियों के साथ ज्यादा अपने आप को सामान्य बातचीत में अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है, जब शाहीन बाग की बात आती है, तो उनको 2 मिनट में समझ आ जाती है कि मुसलमानों के खिलाफ मामला है। वो पढ़े लिखे हो या नहीं, वो पंचर बनाना जानते हो, वो कुछ भी करते हो, लेकिन 2 मिनट में उनको पूरा एक्ट समझ में आ जाता है। और दुर्भाग्य इस हिंदू समाज का कि वह भी अभी भी वो जातीय खेमे और जाति खूंटियों से बचा हुआ एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। यही हमारी विडंबना है। और मुजफ्फरनगर वो अवसर देता है आत्मचिंतन करने का। कैराना हिंदुओं को अवसर देता है आत्मचिंतन करने का कि क्या एक यादवी समाजवाद के लिए हम वोट दें जो अपनी पार्टी के तक सीमित रह जाता है, जो अपने परिवार तक सीमित रह जाता है, और हिंदू समाज की सारी चीजों को, देश की परिस्थितियों को, देश के हितों को ताक करके अपने घर और अपने परिवार तक सीमित रहने वाली पार्टी को, और जो इस्लाम के नाम पर खड़ा होता है, हिंदू समाज के खिलाफ खड़ा होता है, उस पार्टी के साथ हम वोट करने जाएं। मुझे लगता है कि जरूर चिंतन होगा। और देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिणाम बिल्कुल उल्टे आएंगे। बोलिए असीम वकार, बोलिए, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। असीम वकार, देखिए जब जिन्ना और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात आई तो 1947 में भारत के मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में, मेजॉरिटी में अबुल कलाम आज़ाद को चुना। कांग्रेस पार्टी को अपना नेता माना, जिन्ना को हम लोगों ने नकार दिया। और उसी वक्त जब महात्मा गांधी की हत्या हुई
तो हम लोगों ने उस वक्त भी जिन्ना को नकारा और गांधी के भारत को चुना, गांधी को चुना। हम बाय चॉइस हैं, बाय बर्थ तो हैं, बाय चॉइस भी हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस वक्त जो गांधी का हत्यारा था, उसने जो बीज बोया था, आज गांधी की नहीं, गांधी को कत्ल करने वाले गांधी के कातिल के लोग यहां इकट्ठा हैं और गांधी के कातिल की तारीफ कर रहे हैं। हम तो सर किसी ने गांधी के कातिल की तारीफ करी नहीं, हम जिन्ना वाले कहां हैं? लेकिन ये भी सत्य है कि गांधी को जिसने मारा नाथूराम गोडसे, उसके बाद नाथूराम गोडसे, क्योंकि चित्पावन ब्राह्मण था महाराष्ट्र का, चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था पूरे महाराष्ट्र के अंदर और कोई केस नहीं फाइल हुआ 1948 के अंदर। महात्मा गांधी 2 अहिंसावादी थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद हिंसा हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। चित्पावन ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा गया था इस देश के अंदर और कोई कुछ नहीं बोला, किसी रिकॉर्ड में नहीं है, किसी रिकॉर्ड में नहीं है वो बात। लेकिन किसी ने इस मंच पर महात्मा गांधी के हत्यारे की तारीफ नहीं करी। महात्मा गांधी के हत्यारे को आप ही लेकर आए इस चर्चा के बीच में। गौरव भाटिया, देन अजीज खान। गौरव भाटिया, देखिए बड़े ध्यान से मैंने सुना। एक सेकंड गौरव भाटिया, संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं। संगीत रागी 10 सेकंड, संगीत रागी 10 सेकंड गौरव जी, 10 सेकंड गौरव जी। जिस गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के लिए अपना सारा कुछ गंवा दिया, उन्हीं गांधी जी के लिए अली ब्रदर्स ने कहा था कि एक गिरा से गिरा मुसलमान भी इस्लाम को मानने वाला भी गांधी से बेहतर है। जी ठीक है गौरव भाटिया, ठीक है गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया 15 सेकंड्स, क्विक रिप्लाई, क्विक टेक। अमीर जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, बड़े धैर्य से मैंने सुना। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके शो पे उठा रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम तो इंडियन बाय चॉइस हैं, बर्थ से नहीं, बाय चॉइस है। अपनी पार्टी का जब नाम रखना था तो बाय चॉइस मुस्लिमीन रख लिया और पंथ निरपेक्षता का साइनाइड चाट के फिर कहते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, नाम है मुस्लिमी। दूसरी बात, हमारी जीत तो हो चुकी है अमीर जी। जब मौलाना मुलायम के पुत्र मुफ्ती अखिलेश नहीं बनते हैं, उनको भगवान परशुराम याद आ जाते हैं। ये क्या दिखाता है कि हिंदू अस्मिता की जो लड़ाई हमने लड़ी है हम जीत गए। तीसरी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है, फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही वाइंड अप करता हूं। नमस्कार।